यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 2025 बैच में, जहां पे आज हम करेंगे न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा आपके पास। चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और ये इस लेक्चर का कौन सी सीरीज का लेक्चर है? दिस इज लेक्चर ऑफ व्हाइट बोर्ड सीरीज। तो व्हाइट बोर्ड सीरीज में लेक्चर नंबर 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर नंबर 1 आपको ब्लैक बोर्ड सीरीज का भी साइड बाय साइड ही मिलेगा, बट आप देखें उसी को जो आपका प्रेफरेबल हो, है ना। दैट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सिंपल है ना। इनहेरिटेंस, वेरिएशन और हेरिडिटी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट हेरिडिटी। जैसे आपने सुना हेरिडिटरी डिजीज, है ना, या हेरिडिटरी पोजीशन, या आपने एक और वर्ड सुना होगा हायरार्की, है ना, ये भी आपने सुना होगा। तो दे आर लिटरली मतलब थोड़ा थोड़ा देखने में आपको सेम लग रहा है ना, हेरिडिटी हायरार्की, है ना। तो ये हायरार्की तो चलो अलग हो गया, हायरार्की नहीं आएगा इसमें, है ना। हेरिडिटी का क्या मतलब है? हेरिडिटी का मतलब है पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। कि यार पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स जा रहे हैं, उसको आपने बोला हेरिडिटी। पर ये कैसे जा रहे होंगे, उस प्रोसेस को आप बोलते हो इनहेरिटेंस। द प्रोसेस बाय विच above thing happens, या by which above written happens, जैसे जो ऊपर मैंने लिखा है वो हो रहा है, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो इनहेरिटेंस। यार कैसे हो रही है, उसको आपने क्या बोला? हेरिडिटी। एक मिनट, एक मिनट, हाँ ठीक है ना। जो जो प्रोसेस है पूरा, उसको आपने क्या बोला? इनहेरिटेंस बोला। अब ये कैसा प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? प्रोसेस बाय विच अबव थिंग हैपेंस। तो इस, क्योंकि देखो हेरिडिटी किसके कारण हो रही है, या हेरिडिटी कौन करवा रहा है, क्या प्रोसेस है उसका? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, राइट। तो इनहेरिटेंस अगर प्रोसेस है हेरिडिटी का, तो इसको हम कह सकते हैं बेसिस ऑफ हेरिडिटी, राइट, इजंट इट? तो इसीलिए हमने क्या कहा, इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। यार इनहेरिटेंस क्या है? वो प्रोसेस है जिसके कारण कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। और कैसे हो रहे हैं उसको आपने बोल दिया इनहेरिटेंस, ठीक है। अब एक और चीज आ रही है, वेरिएशन। अब याद रखना, यहां पे आप नोट करके लिखिए, द कैरेक्टर्स पास आर ऑल नॉट सेम। एज पेरेंट्स, सारे कैरेक्टर्स क्या पेरेंट्स की तरह होते हैं? नहीं। अगर आपके सारे कैरेक्टर आपकी मम्मी आपके डैडी की तरह होते, तो क्या आप उनके आइडेंटिकल नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होते उनकी तरह, है ना? होते ना। बट क्या सारे कैरेक्टर्स आपके उनसे आ रहे हैं? नहीं। कुछ कैरेक्टर्स आपके अंदर नए होंगे, है ना, जो उनसे अलग हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपकी नाक आपके मम्मी की तरह, आपके कान आपके पापा की तरह, आपकी आंखें आपकी मम्मी की तरह, आपकी थोड़ी आपकी पापा की तरह, है ना, ऐसा हो सकता है। बट कोई ना कोई ऐसी चीज तो होगी जो आपके ना किसी से मैच कर रही हो, ना मम्मी से ना पापा से। हो सकता है घर में किसी और से ही मैच कर रही हो, है ना। दिस कैन इवन बी पॉसिबल। बट इसी को आप क्या बोलते हो? वेरिएशन। द डिग्री ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर्स इन ऑफस्प्रिंग। कि ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स है वो कितने चेंज होके आए। इसको आप कह सकते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर्स को, कि कितने नए कैरेक्टर्स आए, न्यू कैरेक्टर्स, जो कि नॉट फ्रॉम मदर या फादर, ना मदर से है ना फादर से है, बिल्कुल आपके अंदर अलग है, उसको बोलते हैं वेरिएशन। दैट्स द वेरिएशन, जो आपके अंदर बिल्कुल अलग है। तो ये आपके पास कुछ 3 टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अच्छा, एक होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है? पूरा मतलब पुराना हिस्ट्री, पूरा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। तो वो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, और उसका एक अलग से आपके पास चैप्टर आएगा। एवोल्यूशन क्या है? ये जो हेरिडिटी का प्रोसेस चलता आ रहा है ना, ये जो प्रोसेस है, द ऑफस्प्रिंग का प्रोसेस है ना, यार ऑफस्प्रिंग होंगे और वो उनका कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी टू द पेरेंट। तो ये हम अगर मिलियंस ऑफ ईयर तक देखेंगे तो उसी को बोलते हैं एवोल्यूशन। मिलियंस ऑफ ईयर तक अगर आप इस चीज को देख रहे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर तक, तो उसी को आपने क्या बोल दिया? एवोल्यूशन बोल दिया। पहले आप इन सारी चीजों को नोट करिएगा,
फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे मुझे आपको बेसिक चीजें ही बतानी है अभी तो, ठीक है ना। और पहले तो ये बताना है कि ये क्यों हो रहा है, पहले मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ ताकि आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दी जा सके, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता ही है ना, कि यार ये जो है क्यों कैरेक्टर जा रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली कैरेक्टर जो है, क्या आपकी मदर से, आपके फादर में, आपकी बॉडी में कुछ ऐसा गया होगा जिसके कारण वो कैरेक्टर आपके अंदर आया। अब ये चीज समझने के लिए आपको कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। दिस इज डन, ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, दिस हैपेंस इज अ बेटर वर्ड, दिस हैपेंस ड्यूरिंग डीएनए ट्रांसफर। जब डीएनए ट्रांसफर हो रहा होता है तब ये सारी चीजें होती है। डीएनए ट्रांसफर क्यों करना है, अरे भाई डीएनए ट्रांसफर नहीं करोगे, डीएनए ट्रांसफर नहीं करोगे तो फिर मान लीजिए ऑफस्प्रिंग में डीएनए आया ही नहीं फादर या मदर का, तो फिर सेम कैसे होगा कुछ चीज, ठीक है। तो वो डीएनए ट्रांसफर हो रहा होता है, उसी से चीजें सेम आती हैं या सिमिलर आती हैं, उसी से कैरेक्टर सिमिलर है। बोले डीएनए में ऐसा क्या जो कैरेक्टर सिमिलर आ रहे हो भाई, ऐसा क्या है इसके अंदर, ऐसा क्या है इसके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखना, गौर से देखिए, यहाँ पे कहां देख रहे, इधर देखिए, ध्यान से देखेंगे। ये एक मैंने सेल बना दिया, लेट्स से दिस इज अ सेल, और ये मैंने उसका न्यूक्लियस बना दिया। न्यूक्लियस ऐसा 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 तो नहीं होता, मतलब पूरा इस तरह से डबल मेम्ब्रेनस होता है, और उसमें ये जो न्यूक्लियर पोर्स है ना, ये भी होते हैं, इस प्रकार का होता है ना, यहाँ पे। और जो डीएनए है वो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड का क्या मतलब है, दो धागे हैं, है ना। डीएनए कुछ भी नहीं है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इट्स जस्ट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। आपको पता भी है वैसे डीएनए के बारे में, तो मैं इसको अगर जूम करके यहाँ पे बना दूं तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखना। ये गया एक थ्रेड ऑफ डीएनए, ये गया दूसरा थ्रेड ऑफ डीएनए, बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, ठीक है ना। तो डीएनए जस्ट अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट अ thread like structure present inside the nucleus of a cell। सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, एंड इट इज हाईली कोइल्ड। हाईली कोइल्ड, उसमें कितने थ्रेड्स हैं, दो थ्रेड्स हैं, दो थ्रेड्स हैं। और इसकी लेंथ के बारे में भी अगर हम बात करें तो 2.2 मीटर्स के अप्रॉक्स इसकी लेंथ होती है। 2 से 2.2 मीटर लिख लेते हैं, है ना, या 2.2 मीटर ही लिख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में नेक्स्ट चैप्टर में 2.2 भी दिया है, 2 भी दिया है, 2.2 इज बेटर। 2.2 मीटर का डीएनए इतने कम जगह पे कैसे आया होगा, बिकॉज ये देखो 2.2 मीटर का है ना, तो थोड़ा मैं और लंबा कर देता हूँ, इसको बना देता हूँ, ये लीजिए डीएनए की स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो ये है, अब इसको इतनी छोटी सी जगह में कैसे डाला होगा, इसको इतनी छोटी सी जगह में कैसे डाला होगा, ये बताइए, देखना। क्योंकि यार इतना बड़ा डीएनए इतनी छोटी सी जगह में डालना इज वेरी डिफिकल्ट, तो पहले इसको आप सिकुड़ाते, छोटा 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 कंडेंस करते हैं, डीएनए को कंडेंस करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स जुड़ेंगे जिनका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन्स, है ना। हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, है ना, बिकॉज हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं ना फिलहाल। या वैसे बाकियों में भी ऐसे होते हैं, बट यूकैरियोट्स में ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो है यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में दे आर नॉट देयर, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स और कुछ और प्रोटीन्स भी आते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, उनके बारे में चलो हम बाद में, वो अभी नहीं आए, है ना, पहले सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन्स आए। हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो और डीएनए, इनका नेचर थोड़ा सा अलग सा होता है ना, अनलाइक होते हैं, और इनका चार्ज अलग होगा, इनका चार्ज अलग होगा। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज है, मान लीजिए चार्ज ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स है, और डीएनए का चार्ज कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। तो जैसे ही हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर जुड़ेंगे तो हिस्टोन प्रोटीन्स इसको कंबाइन कर देते हैं, ऐसे उलझा देते हैं पूरा, और इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स टाइप बना देते हैं। देखना, जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन है ना, ऐसे ही हिस्टोन प्रोटीन ना ऐसे 8 आते हैं, 8, ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो जब ये आते हैं तो ये कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, इसको कॉइल करवा देंगे, इसको इसका कंडेंसेशन करा देंगे, कंडेंस कर देंगे इस डीएनए को, और कंडेंस करके क्या बनाएंगे, कंडेंस करके क्या बनाएंगे, ये कंडेंस करके एक बीड लाइक स्ट्रक्चर। देखना, ये ना ऐसे ऐसे मान लीजिए हिस्टोन प्रोटीन है, इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ऑक्टामर के अंदर 8 प्रोटीन्स होते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं भी समझ में आ रही ना अभी के लिए, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ओके, इतना टेंशन नहीं लेनी। जेनेटिक्स इज वेरी इजी,
अगर आप इसे करें और रिवाइज भी करें साथ में, है ना। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर है, और एक हिस्टोन ऑक्टामर की तरफ ऐसे जो है डीएनए उलझ जाएगा, फिर अगला आया, अगले में उलझ गया, इस प्रकार से। तो ऐसे कई सारे हिस्टोन ऑक्टामर्स बन जाएंगे। तो इस पूरे को आप क्या बोलते हो, इस पूरे को आप बोलते हो क्रोमैटिन। दिस इज क्रोमैटिन, जो कि थोड़ा सा और कंडेंस्ड फॉर्म है इसका, ठीक है। तो ये क्रोमैटिन है, इस कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर आपने सुना होगा नाम, है ना। तो क्या है वो, यही है क्रोमैटिन फाइबर। जब डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स लग गए और हिस्टोन ऑक्टामर के कारण वैसे घूम गया डीएनए पूरा हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर। आप ये देख सकते हैं, डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया होगा। एनसीईआरटी मैंने खोली तो नहीं है, बट इसका डायग्राम मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी में कहां पे दिया है। नेक्स्ट चैप्टर में दिया है, इस चैप्टर में नहीं दिया, फिफ्थ चैप्टर, इससे अगला चैप्टर खोलना। इससे अगला चैप्टर मैं आपको पेज बता देता हूँ इसका, ठीक है ना। आप एक बार चेक कर लो, आपको ये डायग्राम वहां से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 99, वहां पे देखो ऊपर कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, वहां पे देखा ना न्यूक्लियोसाइड, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड नहीं भाई, न्यूक्लियोसोम है, वही बोलो, न्यूक्लियोसाइड नहीं, न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम होता है। अब ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम आ गए ना, तो उसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। अब देखो न्यूक्लियोसोम आपको कैसा लग रहा है, एक दाने की तरह लग रहा है ना, बीड लग रहा है, बीड माने वो माला जो होती है ना। तो एक माला की तरह लग रहा है, माला के एक मोती की तरह लग रहा है ना। और उस माला पे, यानी बीड, बीड होती है एक मोती ऑफ माला, है ना। उस माला पे ऐसे स्ट्रिंग लगा दी गई है ना, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के ऊपर माला लगा दिए गए। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। बोलिए ये क्यों पढ़ाए, सुन लीजिए पहले, है ना। ऐसे ज्यादा वो ना बता दीजिए कि यार इस चैप्टर में तो दिया नहीं, अगले चैप्टर में तो थोड़ा बताऊंगा। पहले डीएनए के बारे में बताऊंगा, डीएनए के अंदर जीन होती है, ये सब बताऊंगा, तो ही तो आगे चल पाएंगे हम, ऐसे थोड़ी चल लेंगे, ठीक है। तो ये है क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है, जब ये क्रोमैटिन फाइबर के अंदर एक और तरह के प्रोटीन्स जुड़ते हैं, अब इनको ऐड करना है तो देखना, NHCPs, माने हिस्टोन तो जुड़ चुके थे, अब नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जुड़ते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स जुड़ेंगे, और उससे क्या हो जाएगा, ये और ज्यादा कंडेंस हो जाएगा, देखिएगा इस प्रकार से। मतलब ध्यान से, पहले जो डीएनए ऐसा था ना, मतलब इतना ज्यादा कंडेंस हो गया, मान लीजिए देखो कितना हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर है। बट बोले आपने तो जो क्रोमोसोम हमने पढ़ा है, वो हमने ऐसा क्रोमोसोम तो पढ़ा ही नहीं क्लास 11th में, हमने क्रोमोसोम पढ़ा ऐसा। अरे भाई आप क्लास 11th पढ़ के आए हैं, तो क्लास 11th की एक और चीज याद कर लीजिए। पहले ऐसा ही होता है, जब डिवाइड करना होता है डीएनए, या जब सेल ने डिवाइड करना होता है, तो ये अपने कंटेंट को डबल कर लेता था, याद करो क्लास 11th, ठीक है। अब ये तो है नॉर्मल, मतलब जब डिवाइड ना करना हो, जब डिवाइड करने की तैयारी कर रहा है, कंडेंस हो रहा है तो डिवाइड करने की तैयारी कर रहा है ना। अब ध्यान से देखना, आपने क्लास 11th में पढ़ा है ना, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, वो सब आपने पढ़ा ना। तो ये G1 फेज का है, मान लीजिए G1 फेज, G1 फेज। ये क्रोमोसोम कितने हैं, एक ही क्रोमोसोम है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं फिलहाल। वन क्रोमोसोम, वन क्रोमैटिड, एक ही क्रोमैटिड है। क्रोमैटिड क्या होता है, ये देखिए, जैसे मैंने ये बनाया ना, तो इसमें एक क्रोमैटिड ये वाला है, दूसरा क्रोमैटिड ये वाला है, इसको बोलते हैं दो क्रोमैटिड, पर इसमें एक ही क्रोमैटिड दिख रहा है ना। स्ट्रैंड अभी भी दो ही है, डीएनए की स्ट्रैंड तो दो ही रहेंगी, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें कंटेंट ऑफ डीएनए कितना है, कंटेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, मैंने कहा इसमें 2C कंटेंट है। अगर ये आपको ना समझ में आए तो आपका मतलब आपका क्लास 11 थोड़ा सा वीक है। तो 2C का क्या मतलब है, मान लीजिए डीएनए की एक स्ट्रैंड, या मान लीजिए एक जो क्रोमैटिड है ना, उसके अंदर 2C कंटेंट, ऐसा मान लीजिए कि सी कुछ कॉन्सेंट्रेशन वगैरह है, ऐसा मान लीजिए आप, है ना। अगर आपने क्लास 11 में सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ा प्रॉपर्ली, तो आपको पता होगा इसका क्या मतलब है। तो मान लीजिए 2C कंटेंट है उसका। तो अब जब ये G1 से G2 फेज में जाता है थ्रू S, तो S फेज में क्या होता है, ये खुद को डबल कर लेता है। S फेज में ये डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, डीएनए को डबल कर लेता है। बोले ये क्यों बता रहे हो, अरे यार होमोलोगस क्रोमोसोम पढ़ाना है तो उसलिए पढ़ा रहा हूं, है ना, इसलिए। अब ध्यान से, जब इसने डबल किया खुद के कंटेंट को, देखो कंटेंट डबल हुआ है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ है। कितने क्रोमोसोम यहाँ पे, एक ही क्रोमोसोम है। कंटेंट की बात करिए, ये सी बता रहा है कंटेंट, ठीक है। ये एक क्रोमैटिड था पहले, अब दो क्रोमैटिड हो गए, तो अब इनका कंटेंट जो है वो डबल हो गया, यानी अब 2C की जगह ये 4C हो गया। क्रोमोसोम कितना, एक ही क्रोमोसोम है अभी भी, क्रोमोसोम अभी भी एक है। क्रोमैटिड कितने हैं, नाउ देयर आर 2 क्रोमैटिड्स। इस प्रकार से इसके अंदर जो है डीएनए जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को या इस पूरी चीज को आप बना लीजिएगा, वैसे आप ये सारी चीजें दोबारा से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। बट फिर भी ये मुझे बताना इसलिए आवश्यक था क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो क्रोमोसोम आया है, या जो आप ऐसे दो स्ट्रैंड वाला क्रोमोसोम, डबल स्ट्रैंडेड बोलते हैं इसको, राइट।
सॉरी दो स्ट्रैंड नहीं, सॉरी दो क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम बनाते कैसे आता है? तो ये कब आएगा? जब उसको डिवाइड करना है सेल को, माइटोसिस या मियोसिस कर रहा हूँ तब आता है, ठीक है। अब इसको पहले नोट करो, फिर मैं आता हूँ अगले टॉपिक पे या अगले आगे जो आपको बताना है उस पर आता हूँ। पहले इसकी नोट कर लीजिए, पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, इसकी पिक्चर क्लिक कर लिया। अच्छा, मेन चीज जो ऊपर लिखी है ना वो आपको दिख नहीं रही, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये यहाँ पे 2C कंटेंट है, यहाँ पे 4C कंटेंट हो गया, ठीक है। वो आप चलो सेल साइकिल में पढ़ लेते हो, बट कोई दिक्कत नहीं है उसकी तो। रजिस्टर, हाँ जी। अब अगली चीज ध्यान से देखना है, ध्यान से देखनी है। ये तो समझ में आ गया कि यार इसको आप बोलते हो क्रोमोसोम, दिस इज अ क्रोमोसोम, या ये भी क्रोमोसोम ही है ना। बट हम इसको इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि डिवाइडिंग सेल देख रहे हैं हम, तो डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम ऐसा होता है, ठीक है। हम ऐसे ही क्रोमोसोम बनाएंगे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे। अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ तो उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। ह्यूमंस के अंदर देर आर 46 क्रोमोसोम्स। इन 46 क्रोमोसोम्स में से 44 अलग होते हैं और दो अलग होते हैं। दीज टू आर द सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। एंड ये होते हैं आपके पास ऑटोसोम्स, और इनको बोलते हो एलोसोम्स, ठीक है। ये तो आपको पता है, छोटी क्लास से पढ़ते आ जाओ आप, है ना। और ये दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ये मेल में कौन से और फीमेल में कौन से? देखो फीमेल में यहाँ पे मेल में कौन से होते हैं? XY, और फीमेल में होते हैं XX। ये आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लास से, है ना, तो ये आपको पता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ह्यूमन में जो ये 46 क्रोमोसोम आए हैं, या आप में जो ये 46 क्रोमोसोम, ये कैसे आए होंगे? ध्यान से देखिए। ये आपके फादर है मान लीजिए, अरे ये आपके फादर हैं, ये आपके मदर हैं, या किसी के भी मान लीजिए। आप कोई बोले यार हमारे फादर ऐसे कैसे बता रहे हो तुम, है ना। नहीं, ठीक है। ये आपके ये किसी के, मतलब मान लीजिए कोई फादर है, एक बच्चे का फादर है मान लीजिए। दिस इज फादर लेट से, एंड दिस इज मदर लेट से। तो फादर के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? फादर के पास हैं 44+2, मदर के पास हैं 44+2। अब वो टू कौन से हैं उनके बारे में हम लिख ही लेते हैं। यहाँ पे XY है, यहाँ पे XX है, ठीक है। अब जब इससे गमीट बनते हैं तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। क्यों हाफ हो रहा है? क्योंकि गमीट बनाते वक्त मियोसिस हो रही होती है, और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर इज हाफ। तो यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, और उस मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। तो 44 अलग है, क्योंकि ये अलग तरह के हैं, तो इनका हाफ भी अलग तरह से करना पड़ेगा। तो ये 22 अलग हो जाएंगे, और इसके जो बचे हुए 22 वो अलग हो जाएंगे। और ये XY याद रखना, इसमें से कोई एक यहाँ चला गया, दूसरा यहाँ चला गया। सिमिलरली यहाँ पे 22+X आ गया, 22+X आ गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये तो आपको पता भी है। अब ध्यान से देखना, जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसको देखना ध्यान से। मैंने बोला कि इसका ये गमीट आया, इसका ये गमीट आया, जो फ्यूज कर रहे हैं, है ना, यही हो सकता है। तो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो 44+XX बन गया मान लीजिए। तो हमें इसके जेंडर से कोई लेना देना नहीं कि यार ये फीमेल है कि मेल है। वैसे आप इसको मैं जेंडर सेक्स रिलेशन उसमें भी पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर में आएगा, ठीक है। बट ये 44+XX जो मैंने लिखा है, कैसे लिखा है इसको ध्यान से देखना। ये 44 है, या इसको मैं पूरा 46 लिख दीजिए, 46 लिख दीजिए। तो इस 46 में से 23 इसको फादर से मिले हैं, और 23 इसको मदर से मिले हैं, जिससे ये बना, है ना। तो ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, इनमें से 23+23 है, यानी कि 23 आपको मिले हैं फ्रॉम फादर, एंड 23 आपको मिले होंगे फ्रॉम मदर, फ्रॉम मदर, ठीक है। और ये जो 23 होते हैं, ये सिमिलर टाइप के होते हैं। दे आर सिमिलर टाइप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलर टाइप? यानी कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। बोले क्या मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स का? हमें ना पता भाई, बताता हूं। इन 23 में से, या इन 22 में से आप पहला पहला क्रोमोसोम उठाइए। पहला क्रोमोसोम आपको फादर से आया, पहला क्रोमोसोम आपको मदर से आया। यानी इन 22 या इन 23 का पहला, और इन 23 का पहला आपने उठा लिया। तो वो आपको देखने को कैसा मिला? ऐसा मिला, ध्यान से देखना, ऐसा। ये मान लीजिए आपको आया है फ्रॉम फादर या फ्रॉम मदर, और ये आया है फ्रॉम फादर लेट से, ठीक है। बाकी बाकी तो वैसे ही है ना, वैसे यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, है ना। 44+X 44 जो भी है, हमें उसके ऊपर नहीं जाना। मैं आपको जो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। ये आपके पास आया है फ्रॉम मदर, और ये आपके पास आया है फ्रॉम फादर। अब मैंने बोला एक मिनट, इसको थोड़ा DNA कंटेंट भी दिखा दें।
मैंने बोला आप इसका कोई लोकस देखिए। लोकस, लोकस का क्या मतलब होता है? लोकस का मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो होता है पोजीशन। कोई पोजीशन हो, है ना, या कोई, जैसे आप उसको भी पढ़ते हो ना, कर्व ऑफ लोकस, है ना, लोकस एक पॉइंट को बोलते हो आप मतलब जनरली, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं एक ये लोकस देखूं, लोकस माने पोजीशन कह लीजिए, तो इस क्रोमोसोम का मैंने ये वाला लोकस स्टडी करना चाहा। सिमिलरली इस क्रोमोसोम का भी मैंने ये वाला लोकस ही देखा, जहाँ पे है ना ये वाला लोकस, ठीक है ना, इसको स्टडी करना चाहा। अब सेम लोकस देखा है मैंने, सेम लोकस है, तो सेम लोकस पे सेम ही जीन प्रेजेंट होती है। जीन तो तुमने बताया नहीं क्या होता है, बताऊंगा, बट अभी के लिए तुम याद रखो कि अगर यहाँ पे आई के कलर की जीन आई है, आई के कलर की जीन, तो यहाँ पे भी आई के कलर की जीन ही होगी। मुझे समझ में नहीं आया? देखो, जो ये आपके पास 22 और 22 क्रोमोसोम या 22 + X आया, इनका पहला पहला क्रोमोसोम आपने देखा। इनके पहले पहले क्रोमोसोम में, पहला जरूरी नहीं है पहले पे ही हो ये आई के कलर का, है ना, मैं जस्ट ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई भी आपने मान लीजिए तीसरा देखा, दोनों का तीसरा ले लिया, दोनों का चौथा ले लिया, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो पहला पहला देखा तो उसको आपको यहाँ पे जो जीन मिल रही है वो आंख के कलर को ही कंट्रोल करेगी, दोनों में, ठीक है। सिमिलरली जो जीन यहाँ पे मिलेगी ना, मान लीजिए यहाँ पे वही चीज यहाँ पे मिलेगी, तो सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी। कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है, उस पर भी आऊंगा मैं, बट सेम चीज को कंट्रोल करेगी, ऐसा याद रखना। मतलब यहाँ पे मान लीजिए आपके नोज शेप को कंट्रोल कर रही है, तो यहाँ वाली है वो भी नोज शेप को ही कंट्रोल करेगी। और जो नेट रिजल्ट होगा वो इन दोनों जीन्स का, जो ये वाली जीन रिजल्ट दे रही है, जो ये वाली जीन रिजल्ट दे रही है, उनमें से जो रिजल्ट डोमिनेंट होता है वो वाला एक्सेप्ट होता है। बोले क्या बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया यार, तुम तो इतना कंफ्यूज कर रहे हो। बताएंगे, देखो आप ऐसे नहीं यार, है ना, थोड़ा 3-4 लेक्चर आप गुजारे इस चैप्टर के मेरे साथ, फिर आपको समझ में धीरे धीरे बहुत आसानी से आ जाएगा। और अगर आपने स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स हैं जिसमें आपको बेसिक टर्म समझा रहा हूँ, ये समझ लिया, तो बाकी तो आप समझ लेंगे, ठीक है। तो ये नोज शेप, तो सेम लोकस है, लेट्स से दिस इज लोकस ए, तो यहाँ पे ये जो लोकस ए है उनमें सेम जीन प्रेजेंट है, दिस इज लोकस बी, दिस इज लोकस बी, तो लोकस बी में ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं इस लोकस की बात करूंगा तो यहाँ पे इस लोकस की बात करूँ तो सेम आएगा यहाँ पे भी जीन। मान लीजिए यहाँ पे जीन है हाइट की, तो यहाँ पे जीन भी होगी हाइट की। अब मान लीजिए यहाँ की जो जीन है हाइट की, वो कह रही है कि बंदा टॉल होना चाहिए, यहाँ पे कह रही है कि ड्वार्फ होना चाहिए। अब नेट रिजल्ट क्या माना जाएगा कि ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, वो इन दोनों का रिजल्ट देखा जाएगा कि यार ये जो टॉल और ड्वार्फ है इनमें से खुद को एक्सप्रेस कौन सी जीन कर पा रही है, जो एक्सप्रेस कर पाएगी। मान लीजिए जो कह रही है कि हाँ यार मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, मतलब मैं इतने लोगों में भी कर पा रहा हूँ खुद को एक्सप्रेस, दैट मीन दैट इज द डोमिनेंट वन। तो इनमें से जो डोमिनेंट होगा वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, और वही आपके पास ऑफस्प्रिंग में आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं अबाउट कैरेक्टर क्या होता है, बोले कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हो क्या? नहीं, वो वाला कैरेक्टर नहीं भाई, और हमें किसी के कैरेक्टर पे जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। 1 मिनट, टाइम नहीं नीचे दिख रहा, हाँ 22, ओए हे राम 22 मिनट हो गए, चलो कोई नहीं। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, देखो कोई भी जनरल चीज, जैसे आपको मैंने बोला आई का कलर, तो आई का कलर इज कैरेक्टर। कोई भी आप अपनी बॉडी का फीचर देखिए, दैट इज अ कैरेक्टर, है ना। स्किन का कलर, स्किन टोन नॉट स्किन कलर, स्किन टोन इज अ बेटर वर्ड, ठीक है। या आपकी हाइट, these are all the characters, you know, बट ट्रेट की बात कर लेते हैं, ट्रेट की बात कर लेते हैं। ऐसे आई का कलर कौन सा होगा, ब्लू होगा, ब्लैक होगा, ग्रीन होगा, है ना, या और कौन सा, ब्राउन होगा, है ना। मेरा तो ब्राउन है मेरे ख्याल, नहीं मेरा हेयर कलर ब्राउन है, ठीक है। बोले हमें तो ब्लैक दिख रहा है, तेल लगाया यार, बहुत रफ हो जाते हैं, ब्लू ब्लैक ग्रीन ब्राउन, है ना। तो ये ट्रेट्स हैं कि कैरेक्टर के कौन कौन सी चीजें पॉसिबल है, कौन कौन से कैरेक्टर, उस कैरेक्टर में क्या क्या अलग अलग टाइप्स पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे जो जीन है वो होगी तो आई कलर की ही, पर ये जरूरी नहीं है कि जो आपके मदर से आई है वो भी ब्लू हो और आपके फादर से आने वाली भी ब्लू हो, इट इज नॉट नेसेसरी, राइट। हो सकता है आपके मदर से जो आई हो वो ब्लू कलर वाली जीन हो या ब्लू कलर वाली अलील हो। देखो ट्रेट को हम बोलते हैं एलील, ट्रेट कैसे रिप्रेजेंट कर जाती है, एलील से रिप्रेजेंट कर जाती है। बोले एलील क्या है, अगले लेक्चर में ही हो पाएगा अब तो मेरे ख्याल से, है ना, बट मैं कोशिश करूंगा कि अगले पेज पे आप बोलता रहूं, ठीक है। अलील और जीन के बारे में हम बात करेंगे, अभी के लिए आपको याद रखना है जीन जो है वो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, और उस कैरेक्टर की अलील्स होती हैं, अलील्स के डिफरेंट फॉर्म ऑफ दैट जीन। जैसे ये जीन थी आई कलर, इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दैट जीन, ठीक है। जैसे इसी तरह से स्किन टोन, स्किन टोन एक होता है फेयर, एक होता है ब्राइटेस्ट, एक होता है डार्केस्ट, है ना। तो ये स्किन टोन्स हैं, ये क्या होंगे, ये होंगे
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्किन टोन वाली जीन, ऐसे ही हाइट की अलग अलग फॉर्म्स होंगी, तो दीज आर कॉल्ड ट्रेट्स। तो कैरेक्टर और ट्रेट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर हो गया कैरेक्टर क्या है, ट्रेट क्या है। अच्छा यहां पे ध्यान से देखना, लोकस यानी पोजीशन और सेम लोकस पे सेम जीन, मतलब सेम लोकस पे सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन्स है। यहां पे आपको पता है ना जीन्स होंगी, जीन्स माने वो पार्ट ऑफ डीएनए जो किसी ना किसी चीज को कोड कर रहा है। कोड कर रहा है मतलब किसी ना किसी चीज का सिग्नल दे रहा है। जैसे ये वाला पार्ट क्या दे रहा है, आई के कलर का सिग्नल दे रहा है, ये वाला पार्ट क्या दे रहा है, आई के कलर का सिग्नल। मान लीजिए ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट इसमें भी सेम होगा ना, बिकॉज दे आर सेम होमोलोकस। होमोलोकस में सेम लोकस पे सेम जीन प्रेजेंट है ना। तो इसका अगर मैं ये वाला लोकस स्टडी करूं या इसका ये वाला लोकस स्टडी करूं, तो मैंने कहा यहाँ पे कोई और ट्रेट है, लेट्स से यहाँ पे कोई ट्रेट है अबाउट स्किन टोन ले लीजिए, है ना। यहाँ पे स्किन टोन का ट्रेट नहीं, सॉरी कैरेक्टर, तो स्किन टोन को कंट्रोल करने वाली जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा यार, इसमें आप क्या समझ रहे हैं, इस पूरे डायग्राम में, इस पूरे डायग्राम में आपको क्या समझ में आया कि यार सेम लोकस अगर आप देखेंगे इन दो क्रोमोसोम्स में, जो आपको फादर से मिला जो आपको मदर में मिला, सेम लोकस अगर आप देख रहे हैं तो उनमें सेम कैरेक्टर को कंट्रोल किया जा रहा है बाय सेम जीन। अब जीन क्या है यार, ये जो कैरेक्टर है ना, आई कलर, तो आई कलर की एक जीन होगी, स्किन टोन की एक जीन होगी, हो सकता है एक से ज्यादा हो, बट मैं फिलहाल जस्ट एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है क्या ज्यादा ही होती है, ठीक है। ट्रेड्स की बात करो तो ये जीन की अलग अलग फॉर्म्स हैं, सेम जीन बट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स जरूर हो सकती हैं, और उन अलग अलग फॉर्म्स को आप बोलते हो एलील्स। ये मेरे ख्याल से आपको की कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप साथ साथ में नोट करते जाइएगा, आपको इन्हीं नोट्स के स्क्रीनशॉट भी वैसे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, स्क्रीनशॉट को मैं एक पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपके पास मेन की कंसेप्ट है। और क्योंकि यहाँ पे देखिए सेम लोकस पे सेम जीन है, इसलिए होमो माने सेम और लोकस माने जीन, लोकस माने लोकस, तो सेम लोकस पे सेम जीन, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ये समझ में आया क्या? आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब ध्यान से देखना, इस होमोलोगस या इस क्रोमोसोम की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें ये जो एक क्रोमेटिड है और जो दूसरी क्रोमेटिड है, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम की है इसलिए बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, दे आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। बट अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं और इसकी बात कर रहा हूं, ये वाली और ये वाली, क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम की हैं, तो दे आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये सारा कुछ आपके पुराने क्लास का है, इसलिए थोड़ा तेज तेज करवा दिया ये चीजें, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का कंसेप्ट आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं जीन एंड एलील की तरफ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, कैन नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट, ठीक है ना। यहां से थोड़ा हौच पौच हो गया, बट आप उसको अच्छे से नोट कर लेना, है ना। डस्टर कहाँ गया यार, इधर रख देता हूँ बार बार, ठीक है जी। अरे यहाँ पे मैंने 6 क्रोमोसोम्स लिखा था क्या, 46 होना चाहिए, मेरे ख्याल मैंने 46 से लिखा था, मुझे याद नहीं इतना, मुझे जो मैंने मिटाया तो 6 लिखा। आगे चलिए, अब मेरे ख्याल से जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जीन एंड अलील, जीन एंड अलील। और मेरे ख्याल से कितना टाइम हो गया, हाँ 28 मिनट। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा जीन एंड अलील, है ना। पिछले साल के नोट्स भी मेरे पास यहीं पे पढ़े हैं, तो पिछले साल मैंने इसी लेक्चर में, तो पहले लेक्चर में क्या क्या करवा दिया था, पिछले साल मैंने पहले लेक्चर में क्या क्या करवाया था, पिछले साल तो काफी कष्ट, मतलब मेंडल का काम शुरू करवा के उसके ट्रेड्स और कैरेक्टर्स दिखा दिए थे, ठीक है ठीक है, आराम से चलेंगे, है ना। पिछले साल के लेक्चर भी थोड़े बड़े से होते थे। अच्छा एक चीज याद रखना, जैसे अभी आपने क्रोमोसोम्स बनाए थे ना, मुझे जोड़ क्यों दिए, ध्यान से देखना। आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि इसका और इसका ऐसे एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप बोलते हो कियाज्मेटा, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है, इसको आप बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब इस कियाज्मेटा के बनने से क्या होगा, जो इस क्रोमोसोम का पार्ट है वो उसके अपने वो अपनी जीन इसको दे देगा और वो अपनी जीन इसको दे देगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस क्रॉसिंग ओवर को किसके अंदर हो रही है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर हो रही है ना। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उसमें होती है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। और अगर मैं बात कर रहा हूं क्रोमेटिड है सेम क्रोमोसोम के, तो उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड,
और अगर डिफरेंट क्रोमोसोम के हैं तो उसको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये चीज याद रख लेना, ठीक है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जीन एंड एलील। तो जीन क्या है? जीन है यूनिट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर समथिंग, या पोर्शन ऑफ डीएनए कह लो, पार्ट ऑफ डीएनए कह लो, या पोर्शन ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर समथिंग। और वो समथिंग क्या होगा, किस चीज के लिए कोड कर रही होगी, है ना। जीन से एक्चुअली देखना ध्यान से, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ये भी आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उस आरएनए से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। तो एक्चुअली डीएनए से डायरेक्टली क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है ना, और ये एमआरएनए होता है एक्चुअली। तो डीएनए से बन क्या रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रोटीन बन रहा है। और वो प्रोटीन क्या करता है, कोई ना कोई एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है, कोई ना कोई एक्सप्रेशन देगा। मतलब डीएनए के अंदर कोड हो रहा है किसी न किसी एक्सप्रेशन के लिए, राइट। तो यही हमने लिखा है, डीएनए कोड्स फॉर समथिंग। किस चीज के लिए समथिंग के लिए कोड कर रही है, एक्सप्रेशन के लिए। और वो कैसे कोड करेगी, प्रोटीन बना के, है ना। और प्रोटीन कौन सी बनाएंगे, प्रोटीन कौन बनाएगा, प्रोटीन वही पार्ट बनाएगा जो कि जीन होगी। अगर कोई डीएनए का पार्ट है जो कि जीन नहीं है, ठीक है, बिकॉज सारा डीएनए थोड़ी जीन होता है यार। डीएनए का फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, है ना। या आप उसको बोल सकते हैं मतलब वो वाला पार्ट जो कोड कर रहा है प्रोटीन के लिए, है ना, वो लिखिए। हाँ, ये बेटर वर्ड है। दैट पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन, जो एक प्रोटीन के लिए, ठीक है, चल रहा है, कोड करेगा, ठीक है। कुछ लिखा नहीं है भाई, मैं माइक चेक कर रहा था क्या है ना। विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन, उसको आप बोलते हो जीन। अच्छा, प्रोटीन क्या करेगा, ये प्रोटीन क्या करता है, कंट्रोल करता है कोई ना कोई कैरेक्टर को। मतलब जीन क्या कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो जीन कंट्रोल्स कैरेक्टर्स, कंट्रोल्स कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या थे वो आपको पहले बता दिया गया। अच्छा, मेंडल के बारे में आपने सबने सुना होगा। तो मेंडल ने एक चीज कही थी, वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर। ऐसा मेंडल ने कहा था, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि अब ये चीज गलत है तो मैं गलत चीज क्यों कहूं भाई, है ना। अब इसके लिए कई सारे एक्सेप्शन आपको मिल चुके हैं, बट स्टिल वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, ये कहा था मेंडल ने, जिसके बारे में आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मेंडल के बारे में। अच्छा, अलील क्या है, अलील क्या है, व्हाट इज अलील? अलील इज alternate form of a gene, alternate form of a gene। मतलब जैसे हम पी प्लांट की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है तो इसलिए थोड़ा सा आपको याद होगा, है ना। एक कैरेक्टर मैं ले लेता हूं, लेट्स से कैरेक्टर मैंने ले लिया क्या, हाइट ऑफ स्टेम। हाइट ऑफ स्टेम तो दो तरह की हो सकती थी, एक वो टॉल हो या दूसरी वो ड्वार्फ हो, है ना। अब इसकी जो जीन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, टी है इसकी जीन, ठीक है ना। तो वो टी कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है। ये आपको याद होगा क्लास 10th में, 11th में आपने, सॉरी हाँ 10th में पढ़ा है। तो कैपिटल टी क्या कर रहा है, टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल टी ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, ये अलील्स हैं, और ये जो है दैट इज जीन। तो एक ही जीन की दो फॉर्म्स। और मेंडल ने ये भी कहा था कि वन जीन में दो ही अलील होंगी, एक जीन में दो ही एलील होती, तो वो तो चलो ट्रू है। हाँ, एक जीन की दो ही एलील्स होती हैं, ठीक है ना। मतलब हो सकता है कि उस जीन की कई सारी एलील्स नेचर में प्रेजेंट हो, बट एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दो ही जीन, दो ही एलील होंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, काइंडली नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। और यही एलील्स जो है वो कैरेक्टर को इनडायरेक्टली कंट्रोल करेंगी, क्योंकि देखिए जीन की फॉर्म्स है एलील, है ना। आपको आपके मदर से कौन सी एलील आई, फादर से कौन सी एलील आई, उनको आप कंबाइन करेंगे उनके रिजल्ट को। जैसे फादर से आया था ब्लू कलर मान लीजिए आई का, मदर से आया ब्लैक कलर, कंबाइन किया इनका रिजल्ट, तो आपको जो मिला दैट वाज ब्लैक कलर। तो इससे आपको पता चला कि ब्लैक कलर वाज डोमिनेंट अमंग ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है ना। मतलब दो एलील्स थी जो कि अलग अलग फॉर्म्स थी कैरेक्टर की, है ना। उन दो कैरेक्टर्स के अलग अलग ट्रेट्स ने आपको मिलके एक ट्रेट दिया दैट वाज ब्लैक कलर, है ना। तो वैसे ही ये दो अलग अलग ट्रेट्स हैं, जब ये मिलेंगे, जैसे कैपिटल टी दिस इज टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी दिस इज टॉल, स्मॉल टी दिस इज ड्वार्फ। तो ये कैसे पता चलता है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, है ना। दिस इज ऑल वी नीड टू डू इन दिस लेक्चर ओनली। तो फर्स्ट लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, है ना। यहाँ पे मैंने कुछ चलिए बस हाँ इतने ही रखेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। उससे पहले आपको मैं होमवर्क बता दूं, है ना। होमवर्क में आप प्लीज कर लेना अगर आपको कोई मिलेगी, है ना।
तो बस मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम, राधे राधे।